आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आपको आज जो है वो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये जो प्लांट पैथोलॉजी है ये बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है वो पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका वो है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी एकीकृत पादप रोग प्रबंधन। तो ये छात्रों मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत आप जो है वो कई सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके एम्स हैं, इसके जो है आपके क्या इसका इम्पोर्टेंस है और इसकी कौन कौन से जो है वो प्रिंसिपल्स हैं और इसके किस प्रकार के जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आप पढ़ेंगे। तो पादप रोग विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है एकीकृत पादप रोग प्रबंधन, ये मैं आपको जो है आज स्टार्ट करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल जो है एक एक पॉइंट्स को जो है बिल्कुल आप ध्यान देंगे। तो छात्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है आपका इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एकीकृत रोग प्रबंधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एकीकृत रोग प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाता हूँ। जैसा है आपका इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में जो है वो आईडीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? आईडीएम। इसको जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईडीएम, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं आईडीएम। इस प्रकार से आईडीएम, ठीक है ना। आईडीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीग्रेटेड क्या होता है। इंटीग्रेटेड का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेथड्स, इसमें जो है। और दूसरा है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है कि आपका अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ प्लांट, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ प्लांट, और मैनेजमेंट का मतलब होता है गुड प्रैक्टिसेस, डिजीज कंट्रोल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप जो है ये समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट में? इंटीग्रेटेड डिजीज और मैनेजमेंट, तीन जो है वर्ड से ये मिलके बना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सभी जो है वो रोग नियंत्रण की जो सभी विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? जैसे आपका जो है वो जैविक नियंत्रण हो गया, आपका रासायनिक नियंत्रण हो गया, आपका कर्षण नियंत्रण हो गया, ठीक है। ये जितनी भी सब विधियां हैं रोग नियंत्रण की, इन सभी का एक प्रकार से जो है वो समन्वय स्थापित करना, ठीक है ना। यानी इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सभी विधियों का एक कॉम्बिनेशन के रूप में जो है वो स्थापित करना, सभी को एक सामंजस्य स्थापित करके जो है वो रोग को नियंत्रित करना। तो ये एक प्रकार से कॉम्बिनेशन या इंटीग्रेटेड या एकीकृत इसको कहते हैं। इसके बाद होता है दूसरा क्या है? डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग, ठीक है ना। डिजीज क्या होता है आपका? रोग। रोग क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ प्लांट,
पौधों की जो अस्वास्थ्य की दशा होती है, पौधे की जो अस्वास्थ्य की दशा, जैसे प्रॉपर उसकी ग्रोथ ना होना, उसके जो है पत्तियों पे स्पॉट्स डेवलप हो जाना, या फिर पत्तियों के जो कल्ले हैं वो उनका ग्रोथ कम होना, पत्तियों का पीला पड़ जाना, जो बाल की ग्रोथ है उसको रुक जाना, या उस पर जो है वो पाउडर फॉर्म में दिखाई देना, मतलब कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन जब दिखाई देती है तो उसको रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हमारे शरीर में जो है वो किसी रोग का प्रकोप होता है तो हमारे शरीर में कुछ उसके लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे धब्बे पड़ जाना, जो है वो बुखार आना और तमाम प्रकार के करेक्टर्स प्रोवाइड होना। तो ये क्या होता है, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें हम सही रूप से हम कार्य नहीं कर पाते हैं, हमारी जो शरीर की कार्यशीलता है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसी प्रकार से पौधों में भी जिस प्रकार से हम लोगों में होता है, उसी प्रकार से पौधों में ही किसी रोग का जब प्रकोप होता है, किसी पैथोजेंस का प्रकोप होता है, तो पौधे सही रूप से जो है वो कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी जो उनकी नियमित जो क्रियाकलाप है वो बाधित हो जाती है और उसमें कुछ विपरीत लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। तो उस दशा को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या कहते हैं, प्रबंधन। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सही गुड प्रैक्टिसेस करना, रोग को नियंत्रण करने के लिए जो है वो सही विधियों का प्रयोग करना, जैसे प्रॉपर मात्रा में जो है वो सीड का ट्रीटमेंट करना, मतलब रोग को आने से पूर्व जो प्रबंधन, रोग को लगने से पूर्व ही जिन विधियों को हम जो है वो सही रूप से लागू करते हैं वो होता है प्रबंधन। यानी रोग का प्रकोप फसलों में होने से पहले ही जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी जैसे बीज को शोधित करके बोना है, खेत को जो है पूरी तरह से जो है वो क्लीन एंड क्लियर रखना है, और जो है वो सही मात्रा में उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करना है, सही मात्रा में पानी देना है, सही क्रॉप रोटेशन अपनाना है, कोई भी पैथोजेंस के अटैक होने के पूर्व उसकी हमको जानकारी रखना है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं, मतलब रोग का प्रकोप होने से पहले ही जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं आपके फील्ड में वो सारी जो है आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो रोग नियंत्रण की सारी विधियां हैं, चाहे वो जो है वो आपकी जैविक नियंत्रण हो, चाहे आपका जो है वो फिजिकल नियंत्रण हो यानी आपका भौतिक नियंत्रण हो, चाहे वो जो है रासायनिक नियंत्रण हो, इन सारी विधियों का जो है वो ये एक प्रकार से समन्वय स्थापित करके और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जो है वो उस प्रकार की विधियों को अपनाया जाए जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो और पर्यावरण भी सेफ रहे और जो पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु भी सेफ रहें। इन सब को जो है एक कम्बिनेशन रखते हुए जब हम रोग का नियंत्रण करते हैं तो उसी को जो है वो हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये आप जो है वो इसके माध्यम से आप समझ गए हों, इसका मतलब होता है एकीकृत, एकीकृत। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है एकीकृत पादप प्रबंधन या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इस प्रकार का समन्वय होता है। सारी विधियां जो जैविक नियंत्रण, कर्षण नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, इन सभी विधियों का एक प्रकार से ऐसा समन्वय स्थापित करना जो हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो, पर्यावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव के लिए लाभकारी हो, तमाम प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी लाभकारी हो, और साथ ही साथ जो है वो फसल को रोगों को आर्थिक क्षति स्तर यानी ईटीएल तक पहुंचने से रोका जा सके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं दिखा सकता हूं कि मान लीजिए कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई पौधा हो गया, इस प्रकार से कोई प्लांट हो गया, इस प्रकार से मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, उसमें जो है डिजीज कैरेक्टर मान लीजिए दिखते हैं, यहाँ स्पॉट्स दिखते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से स्पॉट दिखते हैं। ठीक है ना। तो कुछ विपरीत लक्षण अगर पौधे में प्रकट हो रहे हैं शुरुआत में ही, तो हमको उसको प्रॉपर निगरानी में रखना है। तब तक निगरानी रखना है
ऐसा कि उसको निगरानी में रख करके अगर वो उसका प्रकोप देख रहे हैं ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो उस डिजीज़ को हमको तुरंत आइडेंटिफाई करना है और उसको नियंत्रण की विधियां जो है उसमें प्रयोग करना है। यानी आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, EIL और ETL दो लेवल होते हैं। इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है EIL का मतलब, और ETL का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, EIL का मतलब क्या होता है? EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल, और एक पढ़ाया था हमने जो है ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है ना। तो चाहे कीट नियंत्रण में हो चाहे रोग नियंत्रण में हो, दो प्रकार के स्तर होते हैं। एक होता है EIL जिसको हम कहते हैं आर्थिक क्षति स्तर, और दूसरा होता है ETL, ये होता है आपका ना आर्थिक दहलीज स्तर। ठीक है ना। तो जो ये दो स्तर होते हैं उस पे क्या होता है कि कोई भी रोग या कीट का प्रकोप फसल में जब होता है तो एक प्रकार पहला जो स्तर होता है वो आर्थिक दहलीज स्तर होता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो इस लेवल पे क्या होता है कि इस स्तर पे हमको रोग नियंत्रण करने का हमको प्रबंध जो है वो करना चाहिए। इस स्तर पे कोई फसल को नुकसान नहीं होता, लेकिन जो नियंत्रण की विधियां हैं उस पे हमको अप्लाई जो है वो कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है वो EIL लेवल पर यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल यानी आर्थिक नुकसान स्तर तक जो है वो रोग का प्रकोप ना होने पाए। ठीक है ना। तो रोगों के नियंत्रण की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ETL पड़ती है, कि मतलब ETL लेवल पे अगर जो है वो रोग है तो उस हमको जो है वो निगरानी करना चाहिए प्रॉपर, और उसके नियंत्रण के उपाय को सुझाव दे देना चाहिए। ठीक है, और EIL ताकि वो जो है वो EIL तक पहुंचने ना पाए, यानी फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचने ना पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पादप रोग जो आपका एकीकृत पादप रोग नियंत्रण जो है यानी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो आपकी विधि है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सारी विधियां जो भी आपकी रोग नियंत्रण की विधियां हैं, चाहे वो आपका जैविक नियंत्रण हो, चाहे आपका भौतिक नियंत्रण हो, चाहे आपका रासायनिक नियंत्रण हो, इन सभी का आपस में कॉम्बिनेशन रख करके उस स्तर यानी आर्थिक नुकसान स्तर तक पहुंचने से उसको रोग को कीट को रोका जाए। यही होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उसके बाद जो है आपको मैं जैसे पहले पढ़ा चुका हूं कि जो है किसी भी रोग के फैलने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? कोई भी अगर डिजीज़ है, जैसे आप ये डिजीज़ है, तो इसको फैलने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। बिना तीन जो है वो घटक के वो डिजीज़ जो है वो नहीं फैल सकती। जैसे पहला जो घटक होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं रोग कारक पैथोजेंस होता है। दूसरा हो गया इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तीसरा जो कारक हो गया आपका होस्ट, जो प्रॉपर उसका जो है वो पोषक होता है, पोषक। ठीक है ना। तो किसी भी रोग के फैलने के लिए जो है वो तीन कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं, तीन घटक जो है वो आवश्यक होते हैं। पहला जो हो गया पैथोजेंस मतलब रोग कारक। रोग कारक क्या होते हैं? जो रोग को फैलाते हैं। ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, बैक्टीरिया, आपका फंजाई, आपका वायरस, आपका नीमेटोड, आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना। ये सारे क्या हैं? आपके पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस के अंतर्गत जैसे आपके जो है वो कवक हो गए, आपके बैक्टीरिया हो गए, नीमेटोड हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, स्पायरोप्लाज्मा हो गया, ये सारे आपके रोग फैलाने वाले कारक होते हैं। दूसरा क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है ना। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कौन कौन से घटक आते हैं? जैसे आपका जो है वो टेम्परेचर हो गया यानी तापमान हो गया, आपका जो है लाइट हो गया, प्रकाश, लाइट हो गया, आपका जो है वो ह्यूमिडिटी हो गया,
ह्यूमिडिटी हो गया, आपका जो है मॉइस्चर हो गया, ठीक है। तो और चीज़ें जो है, तो मुख्य रूप से पर्यावरण में जो पाए जाने वाले घटक जैसे तापमान हो गया, आपका प्रकाश हो गया, आपका आर्द्रता हो गया, आपका जो है नमी हो गई, ये सारी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता जो है वो रोग फैलने के लिए होती है। जब रोग कारक जो होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी होती है जब ये सारी चीज़ें उसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं, ठीक है। जब इन्वायरमेंट में प्रॉपर मॉइस्चर होगा, जब उनके ग्रोथ के लिए प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर प्रकाश होगा, प्रॉपर ह्यूमिडिटी आर्द्रता होगी, तभी कोई जो है वो पैथोजन जो है वो प्रॉपर जो है वो वृद्धि एवं विकास जो है वो पर्यावरण में कर पाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के वृद्धि विकास के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर मात्रा में जो है वो सनलाइट चाहिए, प्रॉपर मात्रा में तापमान चाहिए, प्रॉपर मात्रा में ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तब ये सारी चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं, एयर चाहिए। तो जब ये सब प्राप्त होगी तभी हम जो है वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से कोई रोग जो होता है, रोग कारक जो होता है, वो तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसको प्रॉपर मात्रा में हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तापमान चाहिए, प्रकाश चाहिए, आपका जो है वो आर्द्रता चाहिए, तो तभी वो जो है वो वृद्धि एवं विकास जो है वो इन्वायरमेंट में कर पाएगा। तीसरी चीज़ होती है होस्ट, यानी प्रापक पोषक। अब ये जीने के लिए तो ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद भोजन के लिए भी चाहिए, तो उसको पोषक बोलते हैं। यानी प्रॉपर मात्रा में जब भोजन मिलेगा किसी जीव को तभी वो अपनी शारीरिक क्रियाओं को संचालित कर सकेगा, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं को संचालन के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो उसी प्रकार जो पैथोजेंस होता है, जो ये पैथोजेंस बैक्टीरिया, फंगस, वायरस होता है, इसके भी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए इसको प्रॉपर पोषक चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको जब प्रॉपर कोई पोषक मिलेगा तभी वो जीवित रह पाएगा। तो प्रॉपर पोषक में हम, जैसे हम प्लांट कहें तो प्रॉपर पोषक हम प्लांट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कोई रोग होगा तो वो तभी ग्रोथ पाएगा जब ये तीनों चीज़ें उसको मिल पाएंगी। प्रापक एक रोग जनक होगा, प्रॉपर एक पर्यावरण होगा, और प्रापक उसका भोजन होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे अन्य चीज़ें हों, तभी कोई रोग का जो है वो प्रसार जो है वो हो सकता है, तभी कोई रोग जो है किसी चीज़ में अटैक कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये तीन प्रकार से है, देख रहे होंगे। तो ये एक प्रकार का जो है, एक प्रकार का त्रिकोण का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तीन भुजाएं हैं ना तीनों में, तो ये एक प्रकार के त्रिकोण का निर्माण कर रहा है, जिसको हम डिजीज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, डिजीज ट्रायंगल, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं रोग त्रिकोण, ठीक है ना। इसको हम रोग त्रिकोण या डिजीज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तीनों कंपोनेंट्स इसके मिल करके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको रोग ट्रायंगल, डिजीज ट्रायंगल या रोग त्रिकोण के नाम से जानते हैं। तो ये भी हो गया आपका डिजीज स्प्रेड के लिए। उसके बाद क्या है, ये एक है जैसे एकीकृत पादप रोग प्रबंधन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि सारी विधियों का एक प्रकार से समन्वय रख के, ठीक है ना, ये एक प्रकार की नई विचारधारा है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार के रोग प्रबंधन की जो है वो नई विचारधारा है। देखिए छात्रों, इतना ज़्यादा मात्रा में जो फंजीसाइड का उपयोग हो रहा है फसलों पे, पेस्टिसाइड का जो यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स की जो यूज़ हो रहा है, रासायनिक दवाओं का जितना भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ये हमारे लिए साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायी है, ठीक है ना। ये जैसे टोटल जो है वो 100% लगभग 2 लाख मिलियन टन जो है वो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जो है विश्व में, पूरे विश्व में जो है वो लगभग पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। तो पेस्टिसाइड का हो, चाहे फंजीसाइड का हो, चाहे केमिकल का हो, ये सारे जो है वो उपयोग किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 17.5% जो है वो आपका फंजीसाइड्स का यूज हो रहा है। किसका हो रहा है, फंजीसाइड्स, यानी आपका कवकनाशी या जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। तो लगभग 17.5% जो है वो फंजीसाइड यानी कवकनाशी का उपयोग हम जो है वो कर रहे हैं फसलों पे। तो ये जो रसायन का उपयोग हम फसलों पे कर रहे हैं, इसका जो है हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के जीवों के लिए, साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए यानी मानव के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदायक है। लगभग 7% भाग जो होता है रसायनों का, वो फसलों पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है।
जिससे क्या होता है, हमारा भोजन जो है वो प्रदूषित हो जा रहा है। जो हम लोग फसल को उगा रहे हैं वो फसलें क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो जा रही हैं तमाम प्रकार के रसायनों के उपयोग के कारण। ये रसायन जो है वो भोजन में एब्जॉर्ब हो करके जब भोजन को हम खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो है वो प्रवेश कर जा रहे हैं। बॉडी में प्रवेश करते ही जो है वो तमाम प्रकार की जो हानिकारक बीमारियां हैं, घातक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, लिब्रोसिस हो गया और तमाम प्रकार के सर्कुलेशन न्यूरो से बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां जो है ये कॉज कर रहे हैं, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं। तो ये सारी बीमारियों का कारण क्या है, रासायनिक जो दवाएं हम प्रयोग कर रहे हैं फसलों में। तो अब जो है हमको क्या करना है, एक नई विचारधारा का यहीं से जन्म होता है, जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार से जो है वो समन्वय किया जाए सारी विधियों का। देखिए, अगर किसान जो है वो रसायनों का उपयोग बिल्कुल कम कर देगा तो उसकी फसल को नुकसान हो, उसको आर्थिक नुकसान होने लगेगा, ठीक है। अन्य विधियों को ज़्यादा उपयोग करेगा तो सारी विधियों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन रख के, समन्वय रख के जो है वो एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो पर्यावरण को ध्यान दिया जाता है और रोगों को नियंत्रित किया जाता है सारी विधियों को समन्वय रखते हुए, ठीक है, कि वो रोग जो है वो उसका प्रसार अधिक मात्रा में ना होने पाए, उसका मात्रा में इतना ना, रोग को पहले ही नियंत्रित कर लिया जाए कि रोग हानिकारक जो अवस्था होती है, जिसको इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचने ही ना पाए, उसके पहले ही रोगों को हम किस प्रकार से तमाम प्रकार की जो विधियाँ हैं उससे हम नियंत्रित कर लें। यही होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, कुछ जो है प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जैसे रेजिस्टेंस वेराइटीज़, ठीक है ना। तो जैसे हम सबसे पहले क्या करें, जब हम फसल को बोने के पहले जो है वो प्रतिरोधक प्रजातियों, रोग प्रतिरोधी प्रजातियों को बोएं, जो जिनके अंदर क्या है, ऐसे जीन्स होते हैं, ऐसे बायोटिक होते हैं, जीन्स होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं फसल में। तो जो रोगरोधी प्रजातियां होती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है रोगरोधी प्रजातियां, उसका प्रयोग हमको फसलों की बुआई के लिए करना चाहिए, जिसमें कीट का भी प्रकोप ना हो, ना रोग का प्रकोप हो। तो इस प्रकार से हम रोगों से, कीटों से नियंत्रण करना हमको आवश्यक नहीं होगा, फसल को हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, सीड हेल्थ के लिए मान लीजिए जो सीड हम प्रयोग करते हैं बोने के लिए वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, कि कटे फटे सीड नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल स्वस्थ बीज होना चाहिए, एक उसका निश्चित अनुपात है उसी का हमको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किए गए सर्टिफाइड सीड्स का जो है बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। और हो सके तो हमको बीजों को शोधित करके ही बोना चाहिए। तमाम प्रकार के जो आपके फंजीसाइड होते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, थायरम हो गया, कैप्टान हो गया, उससे शोधित करके बीजों को बोना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से है, यही चीज़ हमने बताया सीड ट्रीटमेंट, तो बीज को शोधित करके प्रयोग करना चाहिए, जिससे रोग का प्रकोप फसल में होने ही ना पाए, तो नियंत्रण की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है, जैसे स्पेसिंग डेंसिटी, ठीक है। फसलों के बीच में क्या है, एक निश्चित दूरी रखनी चाहिए, स्पेसिंग डेंसिटी। तो क्या होना चाहिए, हर एक फसल को, हर एक पौधा को जो है वो प्रॉपर मात्रा में जो है प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसको जो है वो सही मात्रा में उसके ब्रांचेस को डेवलप करने के लिए स्पेस चाहिए। तो सही मात्रा में जब स्पेसिंग रहेगी तो प्रकाश का आवागमन सही से होगा, हवा का आवागमन फसल में सही होगा, तो फिर रोगों का प्रसार जो है वो कम हो पाएगा। जब डेंसिटी अधिक होगी तो फिर उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, जिससे सही रूप से प्रकाश का प्रवेश नहीं हो, हवा का नहीं प्रवेश होगा, तो पैथोजेंस क्या होंगे, अधिक मात्रा में डेवलप करेंगे, तो हमारा जो है रोग ग्रसित हो जाएगी फसल। तो प्रॉपर मात्रा में स्पेसिंग रखने से रोग एवं कीटों के प्रकोप को फसल में बचाया जा सकता है। इसमें ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब हो गया फसल चक्र। एक निश्चित फसल चक्र को जब हम अपनाएंगे तो रोग से प्रकोप से, कीट के प्रकोप से फसल को बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है वो गन्ने की फसल में रेड रॉट डिजीज लगा हुआ है, ठीक है ना। रेड रॉट जो डिजीज है, लाल सड़न रोग जो गन्ने का है, सबसे घातक रोग होता है। तो अगले वर्ष क्या करें, कि से एक साल हमने गन्ना उगाया है, अगले साल हम दूसरी कोई फसल ले लें। तो जो
पैथोजेंस गन्ना के होंगे वो अगले साल जब दूसरी फसल आ जाएगी तो उनका प्रॉपर होस्ट नहीं होगा, प्रॉपर पोषक नहीं होगा, तो उसमें वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्रॉप रोटेशन चेंज करना चाहिए जो उस फसल के पैथोजेंस के साइकिल को नष्ट कर दे, जो उसका चक्र है उसको नष्ट कर दें। अगर हम फिर से उसी में गन्ना उगा लिए तो फिर से जो हमारा उसका फंगस पड़ा फिर से उस पर अटैक कर देगा। इस बात से साल दर साल जो है चलता जाएगा। तो क्रॉप जो फसल चक्र है उसको चेंज करते रहना, यानी फसल को परिवर्तित करके जो है बोना चाहिए। एक साल आप उसमें जो है कोई दूसरी फसल ली है तो एक आप साल दूसरा ले लीजिए। ठीक है ना। और फसल चक्र के बीच में जो है वो, जैसे आप गेहूं धान के बीच में एक दलहनी फसल ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, पोषक तत्व का सही बैलेंस रहेगा, तो फसल में रोग का प्रकोप नहीं होने पाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से क्रॉप प्रोटेक्शन को चेंज करने से भी जो है वो फसल का प्रकोप, रोगों का प्रकोप फसल में कम होता है और फसल को हम रोगों से बचा सकते हैं। अगली चीज़ है ग्राउंड कवर। ग्राउंड कवर क्या क्या मतलब होता है, जैसे जो है हम कुछ कंपैक्ट एरिया करके भी रोग को फसल से बचा सकते हैं। जैसे जो हमारी रोग ग्रसित फसल है, मान लीजिए स्पॉट में कोई रोग ग्रसित कोई बीच में फसल है, तो उसको हम एक प्रकार से सारी फसलों में बीजों फैलने से रोक दें। मान लीजिए TLC टोमेटो लीफ कर्ल का प्रकोप है फसल में, तो तुरंत हम उसको जो है वो हमको उखाड़ के डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, या फिर उसको प्रोटेक्ट कर, मतलब उसको सबसे जो है वो अलग कर देना। ठीक है ना, उसकी रॉगिंग करके बिल्कुल उसको अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम अन्य फसलों में रोगों को फैलने से जो है वो बचा सकते हैं। अगली चीज़ है हमारा केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या आता है, इसके सबसे लास्ट में हमको ऑप्शन रखना चाहिए। जब अन्य चीज़ें फेल हो जाएं, अन्य चीज़ें सक्सेस ना हो, तभी हमको रासायनों का जो है उपयोग करना चाहिए। तो केमिकल कंट्रोल के अंतर्गत तमाम प्रकार के फंजीसाइड आते हैं, आपके जो है बैक्टीरियासाइड आते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो है वो तभी प्रयोग करना चाहिए जब अन्य विधियां फेल हो जाएं। तो जब फसल में अधिक प्रकोप हो जाता है, यानी अब जान जाइए कि अब अन्य विधियां जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाएंगी, तभी रासायनों का उपयोग जो है फसल में करना चाहिए। तो रासायनिक का उपयोग करके भी हम रोगों से नियंत्रण जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का हम होता है जीवों के द्वारा जिस प्रकार से हम रोगों एवं कीटों को नियंत्रित करते हैं। प्रकृति में तमाम प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जो है अपने ही समान जो है वो अपने ही समान कुछ दूसरी प्रजातियों के जीवों को अपना भोजन बना करके खाते हैं। तो उनकी संख्या को हमको बढ़ाना चाहिए। जो इस प्रकार के प्राकृतिक शत्रु वाले जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ा करके और इन्वायरमेंट में, क्रॉप में छोड़ देना चाहिए, जिससे जो उनके हानिकारक जीव हैं, हानिकारक कीट हैं, उसको वो खा करके आपको ख़त्म कर दें। तो इस प्रकार से हमने लेडी बर्ड बीटल पढ़ाया था। ठीक है ना, आपके तमाम के लेस विंग्स हैं, आपके कम प्रकार के लीफ हॉपर्स हैं, उनको खा करके जो है इनकी संख्या को नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के ऐसे जो है वो पैथोजेंस होते हैं जो है किसी प्रकार से, जैसे आपका बीटी हो गया, डिवेरिया हो गया, जैसे बैसिलस थ्रूजेंसिस एक प्रकार का बैक्टीरियासाइड होता है, वो कुछ जो है जीवों को अपना होस्ट बनाता है। ठीक है, तो ऐसे परजीवियों का जो है वो ऐसे पैरासाइट एवं प्रेडिएटर जो का उपयोग करके हम जैविक नियंत्रण से फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रोगों का हम नियंत्रण कर सकते हैं। कई प्रकार के जैविक फंजीसाइड होते हैं, उसका भी उपयोग करके, जैविक पेस्टिसाइड होते हैं आपके, उससे द्वारा हम फसल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो विधियां हैं जिसके कारण हम इन सभी का हम कम्बिनेशन रख के जो है वो आपका सभी विधियों का जो समन्वय रख के हम जो है वो रोगों को नियंत्रण किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं। उसके बाद क्या है, इस पौधों की बीमारियों को एक महत्वपूर्ण जैविक बाधा माना जाता है, जिससे दुनिया भर में महत्वपूर्ण फसल का नुकसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये जो है एक काफ़ी जो है मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचाता है रोग, और उसके नियंत्रण के लिए हम ईडीएम आईडीएम का जो है वो विकास हुआ है। ठीक है, जो फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहा है, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी से किसका जन्म हो रहा है, आपका आईडीएम का जन्म हो रहा है। ये क्या होता है कि ये जो है जैविक, सांख्यिक, भौतिक और रासायनिक, ये सभी जो नियंत्रण की विधियाँ हैं उसको जो है वो अप्लाई करके, उसका समन्वय रख करके हम किस प्रकार से फसल को बचा सकते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि ये जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इसके घटक होते हैं जिसके द्वारा हम इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या है, रेगुलेटरी सैनिटेशन। तो ये भी कुछ मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम आईडीएम में अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलेटरी फील्ड सैनिटेशन, तो जैसे किसान की आदत होती है अपने खेत को प्रतिदिन जो है वो निरीक्षण करना, ये आदत जो है वो किसान की होती है। तो अपने खेत का जब वो निरीक्षण करेगा प्रतिदिन, तो उसमें जो है वो जो मान लीजिए किसी कीट का प्रकोप हो रहा है, कीट कोई दिखा देता है, किसी रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो उसको जो है वो देखेगा और फिर उसको जब आप उसको प्रतिदिन आप निरीक्षण करेंगे तो किसी कीट और रोग के प्रकोप को आप जो है वो आसानी से समय पर जो है वो निरीक्षण कर लेंगे और उसके नियंत्रण की विधियों का जो है वो आप जो है वो ध्यान दें कि किस नियंत्रण की विधि का हमको प्रयोग करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रतिदिन जो है वो फसल की निरीक्षण करना चाहिए। आपको फसल में जाना चाहिए, फसल को देखना चाहिए, किसी उसमें रोग का प्रकोप तो नहीं है, किसी कीट का प्रकोप तो नहीं है, किसी खरपतवार का तो प्रकोप नहीं है। तो रेगुलर जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तब हम बीमारियों का समय से उचित विधि से जो है वो नियंत्रण कर सकेंगे। कोई भी बीमारी हो जाती है, अगर उसका समय से हम जो है वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं, समय से उसकी निगरानी कर लेते हैं, तो बीमारी का नियंत्रण हम आसानी से कर ले जाते हैं। तो प्रतिदिन जो है खेत का निरीक्षण करना चाहिए और कोई बीमारी होती है तो उसकी विधियों, कौन सी विधियों का अप्लाई करना है, ये आपको जो है वो सोच लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, कल्चरल में क्या आता है आपका कर्षण नियंत्रण, यानी टिलेज ऑफ द जितने भी टिलेज ऑपरेशंस हैं, फर्टिलाइजर ऑपरेशंस हैं, वो आपके कर्षण नियंत्रण यानी कल्चरल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। कल्चरल नियंत्रण को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक नियंत्रण भी कहते हैं, व्यवहारिक नियंत्रण भी कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, जैसे फसलों की समय से निराई गुड़ाई करना। फसलों की निराई गुड़ाई करने से क्या है कि जो उसमें खरपतवार होंगे वो हट जाएंगे, तो रोग का प्रकोप खरपतवारों से फसल पे होता है तो वो जो है वो नहीं हो पाएगा। और गुड़ाई करेंगे तो जड़ों से क्या होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाएगा, जिससे रोगों का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर मात्रा में निराई गुड़ाई करना, उचित मात्रा में खाद देना, उचित फसल चक्र अपनाना, सिंचाई का सही विधियों का प्रयोग करना, सही बुआई की विधियों का प्रयोग करना, बीजों का ट्रीटमेंट सही से करना, बीजों को, ये सारे जो है आपके कर्षण नियंत्रण यानी व्यवहारिक विधि के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर हम सही मात्रा में कर रहे हैं, सही से सारी विधियों को अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमारे रोग का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है या नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल इसको लास्ट में अप्लाई करना चाहिए, जैसे अन्य विधियों का फेल हो जाएं या फिर जो है वो फसल में जो है वो कीट एवं रोग का प्रकोप अधिक हो जाए, यानी आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंच जाए कि अब नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तभी जो है वो रसायनों का उपयोग करना चाहिए। तो तमाम प्रकार के फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसके द्वारा भी हम कीट एवं रोग को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर बताया भी था, तमाम प्रकार के ऐसे जीव हैं, आपके परजीवी हैं, शिकारी कीट हैं, तमाम प्रकार के आपके जैविक जो है वो आपके फंजीसाइड्स हैं, बैक्टीरियासाइड्स हैं, जो रोगों को जो है वो कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों और पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु और ह्यूमन बींग्स के लिए भी सुरक्षित हों, उसका भी उपयोग हम करना चाहिए फसलों में। उसके बाद होता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मतलब होता है फसलों के अंदर ऐसी सहनशीलता को विकसित करना चाहिए जिससे वो रोगों से लड़ सके। ठीक है ना, तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो डेवलप करना चाहिए, आनुवांशिक गुणों को जो है वो विकसित करना चाहिए, जिससे फसल जो है वो रोग एवं कीट से लड़ने योग्य हो। जब लड़ने योग्य होगी तो उस पर रोग का प्रकोप, कीट का प्रकोप होगा ही नहीं। तो हमको जो है वो तमाम प्रकार से जैव रासायनिक विधियों का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ठीक है, जैव तकनीक का उपयोग करके जो है वो फसलों को इस योग्य बनाना चाहिए, उनके जीन्स को इतना आनुवांशिक गुणों को विकसित कर देना चाहिए जिससे रोगों की लड़ने की क्षमता उसमें विकसित हो, कीटों से लड़ने की क्षमता उनके अंतर्गत विकसित हो। तो इस प्रकार से इसको हम होस्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। तो इससे भी हम क्या है, फसल को कीटों एवं रोगों से जो है वो बचा सकते हैं। तो ये जो है वो आपके आईडीएम के सारे कंपोनेंट्स हैं।
इस प्रकार से क्या होता है, इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, जैसे फसलों को हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों जैसे व्यवहारिक, आपके यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण, इस तरह के क्रम में प्रयोग करना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले की संख्या, आर्थिक हानि स्तर नीचे रहे। ठीक है ना। तो इन सारी विधियों का ऐसा समन्वय स्थापित करना चाहिए जिससे जो है वो पर्यावरण को भी सुरक्षित हो, पर्यावरण के जीवों को सुरक्षित हो और फसल को आर्थिक नुकसान स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके। इसके बाद होता है कि ये एक निर्णय आधारित जो है वो प्रक्रिया होती है जिसमें पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से रोगजन को नियंत्रण को अनुकूलित करने के लिए, ठीक है ना, जिसमें जो है वो रोग जो जनक होते हैं, पैथोजेंस हैं, उनकी संख्या को कम किया जा सके, उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और तमाम प्रकार की जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनका उपयोग किया जा सके। जो अन्य क्रियाएं होती हैं, अन्य कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो होती हैं फसल में, जैसे जो है वो निराई गुड़ाई करना, उनकी सिंचाई करना, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें वो सही अगर उचित समय पर सही मात्रा में की जाएं तो फसलों को रोगों से जो है वो बचाया सकता है, जिसका मैंने पहले जो है वो डिस्कस कर दिया है आपको। इसमें क्या होता है कि इन पारंपरिक का जो है वो प्रबंधन की योजना जो है कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण कारकों के लिए जैसे तापमान, नमी, मिट्टी, पीएच, पोषक तत्व आदि की निगरानी करना, रोग का पूर्वानुमान लगाना और आर्थिक सीमाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इस प्रकार की प्रबंधन की योजना बनाना चाहिए कि जैसे फसल को रोग के प्रकोप होने के पहले ही जो है वो जानकारी मिल जाए। यदि रोग का प्रकोप होने के पहले ही जानकारी मिल जाएगी तो हम सही से जो है वो अपने आप को तैयार रखेंगे। जैसे कोरोना जब आया, महामारी आई थी, तो पता चल रहा था कि जब विदेशों में आई थी तो हम लोग पहले से ही बिल्कुल जो है वो एकदम से वो आपको जो है एकदम अलर्ट हो गए थे कि हमको रोगों से नियंत्रण की सारी विधियों को हमारी गवर्नमेंट ने जो है क्या है डेवलप कर लिया था कि किस प्रकार से कोरोना से लड़ना है। उसी प्रकार से जो है वो जब किसी रोग का प्रकोप कहीं भी होता है तो उसके पहले से हमको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमको अपनी फसल को किस प्रकार से रोग से जो है वो बचाना है। जो भी नियंत्रण की विधियां हैं उसको उचित मात्रा में जो है वो व्यवस्थित कर लेना चाहिए, अप्लाई करना उसको शुरू कर देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में रोगों से बचा जा सके। ठीक है। तो ये हमको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। तमाम प्रकार के जो उर्वरक हैं, सिंचाई हैं, उसको उचित मात्रा में, उन विधियों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे रोगों का उचित समय पर, सही समय पर प्रबंधन जो है वो किया जा सके। जैसा कि जो है रोग नियंत्रण कहा जाता है उसके लिए फसल के प्रबंधन की आवश्यक होती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि फसल को जो भी हम उगा रहे हैं वो बिल्कुल हेल्थी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभकारी होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के जो है वो अनुकूल होना चाहिए। पर्यावरण को सेफ रखते हुए जो है वो हमको रोगों का नियंत्रण करना चाहिए। इसी प्रकार से कई रोगजनक जो होते हैं उनके साथ साथ जो है वो उनका एक साथ प्रबंधन की नियमित निगरानी। ठीक है ना। जो कई पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरसेस हो गए, उन सब की जो है निगरानी एक साथ करना है। उनके नियंत्रण के उपाय जो है वो एक साथ ही विकसित करने चाहिए। इसी प्रकार से तमाम रसायनों को लागू करने से आर्थिक या उपचार थ्रेशोल्ड तक उपयोग किया जाए। तमाम प्रकार के जो उपाय हैं उसको इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि रोग के कारण जो आर्थिक क्षति स्तर है उस दहलीज से जो है फसल को रोका जा सके। ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो एकाधिक आदानकारी के उपयोग किया जाता है। तमाम प्रकार की जो रणनीति हैं वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम रणनीति अपनाएं कि हमारा जो है वो खर्च भी कम लगे और फसल को प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि लागत को जो है वो कम करना और फ़ायदों को बढ़ाना। इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कम से कम खर्च आए और फ़ायदा जो है वो अधिक से अधिक आए। इस प्रकार को भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे इसके जो है वो उद्देश्य होते हैं। अब इसके कुछ जो है इसके घटक होते हैं जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ आईडीएम के नाम से जानते हैं। तो आईडीएम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो कुछ जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है। तो ये जो है वो
सबसे पहले जैसे टिलेज हेल्प बरी द रीड, ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, जब जुताई बुआई करते हैं तो हमको जो तमाम प्रकार के अवशेष फसलों के बचते हैं, जैसे जड़ों के अवशेष हो गए, अन्य चीज़ों के अवशेष हो गए, उसको फसल से खरपतवार को निकाल देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो रोग कारक होते हैं, उसके अवशेष जो है उसमें रहते हैं, और जब हम फसल को बोते हैं तो वो पुनः फसल में हमारे प्रकोप करने लगते हैं। तो जो तमाम प्रकार के खरपतवार हैं, फसलों के अवशेष हैं, डंठल हैं, आपकी उसकी खूंत है, उसकी जड़ें हैं, उसको निकाल करके बाहर जला देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन विद द नॉन होस्ट क्रॉप रेजिड्यूस इनोकुलम। तमाम प्रकार के जो रोगजनक होते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस होते हैं, उस प्रभावित फसल से नई फसल में जाने से उसको रोकना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एरिया जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, कोई एरिया जो है वो डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो गया है, तो उस एरिया में जो है दूसरे एरिया में उसको फैलने से जो है वो रोका जाना चाहिए। इसके बाद क्या है, यूज़ ऑफ पैथोजेंस फ्री सर्टिफाइड सीड, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो बीज हैं, सर्टिफाइड बीज का हमेशा जो हमको प्रयोग करना चाहिए, और बिल्कुल स्वस्थ बीज होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, उसका भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और प्रॉपर मात्रा में जो है वो, जैसे गर्मी के दिनों में खेत की जो है वो जुताई कर देना चाहिए, जिससे जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस के स्पोर्स होते हैं, वो निचली सतह से ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, और जब तेज़ धूप पड़ती है उस पर गर्मी के दिनों में, तो मई जून के महीने में, तो वो सारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से टाइमली एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड इंक्रीज एफिकेसी, ठीक है, यानी रोग का जब प्रकोप हुआ है तो उस पर जो है टाइमली समय से जो है दवा का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, जिससे रोगों को प्रसार को रोका जा सके, ठीक है। चाहे वो जैविक कवकनाशी हो, चाहे आपके जो है वो रसायन के कवकनाशी हो, समय से उसका उपयोग फसलों पे करना चाहिए, जिसके उसकी जो इफिकेसी है, प्रभावशीलता है, वो बढ़ सके और अपने पैथोजेंस को कंट्रोल कर सके। इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग डिजीज हिस्ट्री, जो रोग की हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, मान लीजिए किसी खेत में जो है रोग का प्रकोप हुआ है पिछले साल, तो उसको भी ध्यान रख के जो है फसल की बुआई करनी चाहिए। मान लीजिए किसी रोग का प्रकोप हुआ है उस खेत में, हम फसल को बो दिए, पुनः वो हो गया, तो पुरानी जो हिस्ट्री है रोग की, उसको भी जो है वो रिमेंबर करके रखना चाहिए, जिससे रोगों का प्रसार को रोका जा सके। तो ये सारे इसके जो है वो बेस्ट जो है वो मेथड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ 4 घटक भी मेन हैं, वो आप देख सकते हैं। तो 4 घटक में क्या होता है, पहला है मेजबान प्रतिरोध, यानी होस्ट रेजिस्टेंस। होस्ट रेजिस्टेंस मतलब होता है कि होस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है पौधों के अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना जिससे वो रोगों से लड़ सकें। इसके बाद होता है जैविक नियंत्रण, जिसका मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल। तीसरा है सांस्कृतिक नियंत्रण, इसको हम जो है वो आपका कल्चरल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, या कर्षण नियंत्रण भी कहते हैं हिंदी में, कर्षण नियंत्रण, ठीक है ना। इसके बाद होता है रासायनिक नियंत्रण या केमिकल कंट्रोल्स। ये सारे इसके जो है वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि मेजबान होस्ट, यानी होस्ट रेजिस्टेंस। होस्ट रेजिस्टेंस को होता है कि पौधों के अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना जिसके कारण जो है वो फसलों को रोगों से लड़ने के लिए प्रति जो है वो प्रतिरोधी बनाया जा सके, ठीक है, जैसा कि आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, रोगजनक और रोग के विकास को रोकता है। क्या करता है, रोगजनक और रोग के विकास को रोकता है, और जो सहनशील स्तर तक दबाने के लिए प्रतिरोधी और प्रभावी तरीका है। पौधों की सहनशीलता को बढ़ाने के लिए रोगों एवं कीटों से लड़ने की सहनशीलता को जो है वो बढ़ा देता है। इसी प्रकार से जो है तमाम प्रकार के जो प्रतिरोध होते हैं कभी कभी बीमारी को सहनशील स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है ना। तो जो उसमें जीनोटिपिक उसके जीन्स में परिवर्तन करके फसलों की सहनशीलता को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है डिजीज के प्रति। इसमें क्या होता है, जीनोटाइप में रोग देर से प्रकट होता है और बढ़ता है और बहुत कम नुकसान पहुंचता है। तो जब उसके जीनोटाइप डेवलप हो जाते हैं, उसके जो है जीन्स में परिवर्तित कर देते हैं, तो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है, जैसे प्रतिरोधी प्रजातियाँ, ठीक है। दूसरी क्या होती है, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण के अंदर क्या होता है, इसमें जो है वो अति परजीवियों क्या कहता है, पैरासाइट्स का उपयोग किया जाता है। तमाम प्रकार के जो परजीवी होते हैं
जो दूसरे जीवों को अपना पोषक बना के प्रयोग करते हैं उनको जो है वो जैविक नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बता दिया था पिछली क्लास में, बीटल्स हो गए तमाम प्रकार के लैशविंग हो गए, जो कि अपने ही छोटे कीटों को, जैसे हो आपका माहू है, आपके जो है एफिड्स हैं, आपके जो है वो लीफ हॉपर्स हैं, उसको जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो उनकी संख्या को जो है बढ़ा करके फसलों में छोड़ देना चाहिए। तमाम प्रकार के जैविक बैक्टीरियासाइड हैं, जैसे आपका जो है वो बीटी हो गया, आपका स्पैजिलस हो गया, बिवेरिया बैसियाना हो गया, इसको जैविक जो है वो नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं और पर्यावरण जीवों के लिए भी वो अनुकूल होते हैं। पर्यावरण को जो है वो इको फ्रेंडली सेफ होते हैं, पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जो आपके फूड मटेरियल होता है, खाद्य पदार्थ होता है, वो भी बिल्कुल सेफ होता है, वो भी बिल्कुल प्योर होता है आपके इससे जो है वो इसको अप्लाई करने से। इसके परिणाम स्वरूप जो है वो रोग की घटनाओं को गंभीरता में कमी आती है। इसके बाद क्या होता है, कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल का मतलब क्या आता है, जैसे तमाम प्रकार की विधियां, जैसे समय पर निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, सही फसल चक्र अपनाना, इन सब का भी जो है हम सही उपयोग करके फसलों को रोगों से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके जो है प्रजनन चक्र को प्रभावित करना, जो रोग का साइकिल होता है, डिजीज साइकिल जिसको बोलते हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं। जैसे एक साल हमने जो है उसमें जो फसल ली, उसमें अगले साल दूसरी फसल ले, तो उसका जो प्रजनन चक्र होगा वो जो है बिल्कुल टूट जाएगा और वो रोग का प्रकोप कम हो जाएगा। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के प्राकृतिक शत्रु होते हैं, नेचुरल एनिमीज होते हैं, जिससे हम इसकी संख्या को कम सकते हैं। और इस पद्धति के अंतर्गत जैसे इंटरक्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, खेत की स्वच्छता हो गया, बुआई तरीके हेर फेर करना हो गया, तमाम प्रकार के जो है शामिल किया जाता है। जैसे साफ़ सफाई करना, बीज को शोधित करना, आपके जो है वो इंटरक्रॉपिंग अपनाना, जैसे एक फसल साथ दूसरी फसल जो है अपनाना, फसलों का आपस में कम्बिनेशन रखना, फसल चक्र को सही अपनाना, ठीक है, उचित मात्रा में पोषक तत्व का प्रबंधन, ये सारे आपके कर्षण नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन सारी तकनीक के द्वारा हम रोग का प्रबंधन जो है वो काफ़ी सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक नियंत्रण, जब अन्य विधियां जो है वो सही से कारगर ना हों, यानी फसल को जब लगे कि अब आर्थिक नुकसान हो रहा है, तब हम रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तमाम प्रकार कवकनाशी, कीटनाशक और शाकनाशी जो रसायन होते हैं उससे जो है हम अप्लाई करते हैं। और ये क्या करती हैं, ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल सेफ हो, पर्यावरण के जो है वो आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, पर्यावरण के लिए जो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। तो हमेशा रासायनिक जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसका उपयोग हमको पर्यावरण को सुरक्षा देख करके ही करना चाहिए। यानी जो पर्यावरण की परिस्थितियां हैं उसको देख करके इसको हमको अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जो है इस तरीके से हम जो है वो आईडीएम के टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम जो है अगली क्लास में जो है हम आपको इसके जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ाएंगे। तो ये सारे जो है आपके आईडीएम का डिफिनीशन हो गया, आईडीएम्स के आपके एम्स हो गए और आईडीएम्स के कंपोनेंट्स हो गए, ये मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट